नेक्स्ट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के जो फैक्टर्स होते हैं वही फैक्टर्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के भी होते हैं, तो जिसके लिए दोनों चीजें साथ में पढ़ लेते हैं। तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या? तो उससे पहले हम लोग एक क्रॉस पढ़ते हैं। हमने ये सब पढ़ा हुआ है कि कैपिटल टी ये फर्स्ट जनरेशन है, इसका क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा दैट इज कैपिटल टी, और इसका जो थर्ड जनरेशन होगा सेल्फिंग करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, जैसे कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ मैं, तो टोटल 2 कैपिटल टी है, टोटल 4 लोग हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5। अगर कैपिटल इसकी 0.5 तो स्मॉल टी की भी कितनी है 0.5, दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 1। तो फर्स्ट जनरेशन का दैट इज नोन एज अलिलिक फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है 0.5, स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है 0.5, और दोनों फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आया 1। इस जनरेशन में भी कैपिटल टी कितना है, एक है, और 2 लोग हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 0.5, कैपिटल टी की 0.5, स्मॉल टी की 0.5, और दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसकी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। और इस जनरेशन में भी सेम, देखो 4/8 हो रहा है कैपिटल टी, और स्मॉल टी भी 4/8, मतलब 0.5 0.5। तो अभी भी एडिशन करने पे चीजें कितनी आ रही है 1 आ रही है। मतलब अलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 टू जनरेशन 3 गया तो सबकी वैल्यू कितनी है 1 1 1 1, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 1। पहला पॉइंट समझा? ये जीन पूल इज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड अलिलिक फ्रीक्वेंसी वो स्टेबल होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब ये कैपिटल टी की वैल्यू 0.5 ही आएगी, स्मॉल टी की वैल्यू 0.5 ही आएगी। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक हम चीजों वहां पर डिस्टरबेंसेस क्रिएट नहीं करते तब तक होगा। ठीक है? तो क्या डिस्टरबेंसेस है, ये वैल्यू तब तक कांस्टेंट होगी जब तक वहां पे ये 5 चीजें नहीं होंगी। अगर वहां पे जीन फ्लो हुआ तो ये चेंज, जो हमने पढ़ा अलिलिक फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ द अलिलिक फ्रीक्वेंसी, ये चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो अलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे म्यूटेशन हुआ तो अलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। रिकॉम्बिनेशन हुआ चेंज होगा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ चेंज होगा। तो ये सब होने की वजह से अलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। और अगर अलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वो पॉपुलेशन में क्या दिखेगा, हमें इवोल्यूशन दिखेगा। तो इन्होंने बताया इवोल्यूशन होने के पीछे, अब डार्विन ने वेरिएशन बोला था, ह्यूगो डे व्रिस ने म्यूटेशन बोला था, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने उसमें 4 और फैक्टर्स ऐड कर, दैट इज माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बाइनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जिसमें सब पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। तो यहाँ पे ये एक एरिया है, इस एरिया में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी अलील है, ऑल द अलील इज नोन एज जीन पूल। जितने लोग भी है दैट इज जीन पूल। इसमें बाहर से कोई इंडिविजुअल ऐड हुआ, या तो अंदर से कोई इंडिविजुअल बाहर जाएगा। बाहर से आया तो हमने पढ़ा है इसको इमाइग्रेशन बोलते हैं, ये गया तो दैट इज नोन एज इमाइग्रेशन। तो अगर कोई, तो ये पूरा जीन पूल है। अभी कोई बाहर से अगर आता है मतलब जीन माइग्रेशन होता है, मतलब कोई नई वैरायटी आएगी, और कोई अगर नई वैरायटी आएगी तो जिसकी वजह से वहां पे अलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये एक एरिया है, दैट इज इंग्लैंड ले लेते हैं, यहाँ पे सभी लोग वाइट थे, दैट इज स्मॉल बी ले लिया। बट तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी B = 1 होगी, सब वाइट थे। बट यहाँ पे किसी वेस्ट इंडीजन को मैंने इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल बी, जिसकी वजह से अब जो प्रोजेनी होगा उसके अलग अलग आउटकम होंगे, जिसमें से एक कैपिटल बी स्मॉल बी भी आ जाएगा। तो पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। पहले कैपिटल भी उन्होंने देखा ही नहीं था, बट अभी उन्होंने कैपिटल भी देख लिया। तो दिस इज
कंसिडर्ड एज जीन माइग्रेशन। और कंटिन्यूअस मल्टीपल टाइम जीन माइग्रेशन हुआ, मल्टीपल टाइम जीन माइग्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। तो मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन लीड्स टू जीन फ्लो। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो हमने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जिसकी वजह से एक नया जेनेटिक मेकअप तैयार होता है, जिसकी वजह से एक नया रिकॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल राइट इफेक्ट एंड इट इज अ नॉन डायरेक्शनल फैक्टर। अब ध्यान से देखो, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ बाय चांस, दिस इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं तो वो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स थे, तो यहाँ पे ओरिजिनल बर्ड थे, दैट इज सीड ईटिंग बर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्विन फिंचेस, ओरिजिनल थे ये कहाँ थे, अमेरिका में थे। तो यहाँ से कुछ लोग, सम मेंबर, यहाँ से जंप मार के एक नई जगह गए, एंड दिस न्यू प्लेस इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड के पे जाने के बाद इन्हें मैंने क्या बोल दिया, फाउंडर पॉपुलेशन। क्या बोल दिया इनको मैंने, फाउंडर पॉपुलेशन। और जिसकी वजह से यहाँ पे एक न्यू क्या जनरेट हो गई, पॉपुलेशन जनरेट हो गई। तो ये फ्यू मेंबर्ड खुद जी गए ना, जब ये खुद जाते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड एज फाउंडर इफेक्ट, व्हेन वन और फ्यू इंडिविजुअल disperse and become founder of the new isolated population at some distance from the original place, leading to the allele with the significance known as founder effect। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये टाइप हुआ फाउंडर इफेक्ट, जिसमें वो खुद से जाते हैं। तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, जो कि उसमें से कुछ मेंबर्स गए कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड पे, और वहां पे वो क्या बन गए, फाउंडर बन गए और एक न्यू पॉपुलेशन बना दी। नेक्स्ट इज बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में अज्यूम करते बॉटल है, इसमें ये नंबर भरा हुआ है पूरा, अज्यूम करते ही इतने सारे टाइगर्स थे, टाइगर्स के बहुत सारे नंबर थे, तो हर में इसमें डिनोट किया मैंने। तो ह्यूमन हंटिंग की वजह से, एट द सेम टाइम डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ये दो रीजन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन हंटिंग की वजह से, इनका नंबर अभी ज्यादा बचा है क्या, नहीं, इनका नंबर थोड़ा बचा है, दैट इज टिल द नेक ऑफ द बॉटल, एंड दिस इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट में वो सेल्फ मूवमेंट होता है, और बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन को नेचुरल कैलेमिटीज या तो नेचर की वजह से कुछ तो सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अंदर, म्यूटेशन इज रैंडम और मोस्ट आर हार्मफुल और विथ नो इफेक्ट, और ये म्यूटेशन हमेशा रिसेसिव जीन में जनरली पाया जाता है एज कंपेयर टू डोमिनेंट जीन, एंड द रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो। म्यूटेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट था, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ लिडरबर्ग। लिडरबर्ग एक्सपेरिमेंट में एंटीबायोटिक से मरने वाले जो बैक्टीरिया थे, जो पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिव थे, वो कन्वर्ट हो गए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में, एंड दिस इज, क्यों हुआ ये, क्योंकि उनके जीन में क्या हुआ रहेगा, म्यूटेशन हुआ रहेगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। और टोटल तीन टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है। तो सबसे पहला नेचुरल सिलेक्शन इज स्टेबलाइजिंग, दूसरा इज डायरेक्शनल,
एंड द लास्ट इज डिसरप्टिव। इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर कुछ तो वैल्यू है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई और ये मिडल वैल्यूज हुआ। तो मिडल वैल्यूज का नंबर बढ़ गया, एक्सट्रीम वैल्यूज का नंबर कम हुआ, तो जो एवरेज वैल्यू है उसका वैल्यू नंबर बढ़ गया। तो स्टेबलाइजिंग में एवरेज वैल्यू का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्शनल में कोई भी वन ऑफ एक्सट्रीम का नंबर बढ़ जाएगा। एंड द डिसरप्टिव में बोथ द एक्सट्रीम का नंबर इंक्रीज होगा, मतलब एवरेज सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बेबी है, या तो बर्थ हुआ है बेबी का, एक इन्फेंट है, उसका वेट 2 से 2.5 केजी है केस वन में, कुछ लोगों का। और कुछ इन्फेंट है जिनका वेट है 4.5 टू 5 केजी, और कुछ है जिनका है 3 to 3 केजी। तो मैक्सिमम बेबी इसी रेंज में आते हैं, 3 to 3 केजी में। और नेचर इन्हीं को सेलेक्ट करेगा। 4.5 to 5 केजी ओवर वेट हो जाएंगे, ओबेज में आ जाएंगे, तो ये कंसिडर नहीं होंगे, ये लाइट वेट में आ जाएंगे। तो जब कभी भी जो बेबी का अमाउंट होगा इन्फेंट का, तो ये एवरेज वैल्यू को वो प्रमोट करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने क्या दिया, उसने एग्जाम्पल दिया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में कि वहां पे दो टाइप के मौत थे, एक ब्लैक मॉथ और एक वाइट मॉथ। अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है मतलब पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है मतलब ट्रीज जो होंगे वो ज्यादा वाइटर शेड में होंगे। तो बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाइट कलर के मौत का नंबर ज्यादा था, एंड आफ्टर में ब्लैक कलर के मौत का नंबर ज्यादा था। तो अगर मैं बोलूं कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो एक एक्सट्रीम आ गया ब्लैक कलर, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ब्लैक कलर के साइड। और अगर मैं बोलूं बिफोर, तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, दैट इज व्हाइट कलर। तो दिस एक्सप्लेन्स द डायरेक्शनल। और लास्ट जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल इज डिसरप्टिव। तो यहाँ का जो एग्जांपल लेते हैं, स्नेल का एग्जांपल लेते हैं। जो स्नेल होते हैं वो अलग अलग शेड्स में, सबसे पहला कुछ का वाइट शेल है स्नेल के पास, कुछ के पास ग्रे कलर का शेल होगा, और कुछ के पास ब्लैक कलर का शेल होगा। जो ब्लैक कलर का शेल होगा वो रॉक में कैमोफ्लाज हो जाएगा, जो वाइट कलर होगा वो सैंड में कैमोफ्लाज हो जाएगा। तो बच गया कौन, ग्रे वाला, तो जिसकी वजह से ग्रे का नंबर क्या होगा, कम होगा। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट जो दो एक्सट्रीम कलर्स हैं, उनका नंबर बढ़ गया, तो एक्सट्रीम का नंबर बढ़ गया और इसका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज डिसरप्टिव पॉपुलेशन, डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के ऊपर। तो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन इज, हमने ये पढ़ा था, पी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी निकाला था। पी इज अ कैपिट पी इज अ अलील ऑफ, सॉरी, ये जीन ए है, इस जीन के कितने अलील से, दो, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। एंड कैपिटल ए के लिए क्या है, डिनोट किया फ्रीक्वेंसी मैंने पी, और स्मॉल ए के लिए फ्रीक्वेंसी क्या लिया मैंने, क्यू। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए क्यू स्क्वायर, एंड हेट्रोजाइगस के लिए 2 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू। तो हम लोग बोलते हैं दोनों अलील फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करता हूँ तो वैल्यू 1 आती है। या देखो यहाँ पे जब कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने ऐड किया तो दोनों की वैल्यू को तो 1 आ गई थी। बोथ दैट साइड अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो पी प्लस क्यू इज इक्वल, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको ओपन अप किया तो पी स्क्वायर प्लस 2 pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे। तो पी एंड क्यू आर द अलील, और p square and q square are the conditions of
होमोजाइगस